जमहूरियत के अलावा कोई रास्ता नहीं है। उसमें इंतशार भी होगा, उसमें इमरजेंसी भी लगेगी, उसमें लड़ाई झगड़ा भी होगा। होने दीजिए, जो भी हो रहा है होने दीजिए। बाइनरी कहेंगे कि यार ये जमहूरी इंतशार जो है, इससे तो आमरीत वाला इस्तेहकाम बेहतर है, तो ये बेवकूफ बनाने वाली बात है, ये किसी के एजेंडा को सपोर्ट करने वाली बात है। आपको पता है ज़ेर बहस सोशल मीडिया पे ये आजकल ट्रेंडिंग है गांधी साहब के ओपिनियन के बाद कि जब से उन्होंने कहा कि माशरे में अगर अफरा तफरी फैले, अगर माशरे में इंतशार फैले, ऐसी जद्दोजहद, ऐसी जमहूरियत की जद्दोजहद से फिर बेहतर है कि आमरीत का इंतखाब किया जाए। यानी आमरीत को इस्तेहकाम के उन्वान से उन्होंने इसके ऊपर बात की और इसके ऊपर मज़ीद बात करते हुए वो फिर फ़लस्तीन के ऊपर भी लेगा और वहाँ पर भी उन्होंने एक ओपिनियन को एक्सप्रेस किया। मैं गुफ्तगू का आगाज़ हाशिर इरशाद साहब से करना चाहूँगा। हाशिर साहब, हमारी गुफ्तगू जैसे कि गांधी साहब का एक ओपिनियन हमारे सामने आया, एक दावा सामने आया है, उसके आप मैं चाहता हूँ कि आप उसको कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे? हाउ डू यू रिस्पॉन्ड टू दिस कि बादशाहत या जमहूरियत सियासी यानी जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है उसके लिए कौन सा निज़ाम बेहतर है? देखिए, गामदी साहब अगर एक राय रखते हैं तो वो राय भी वो एक जमहूरी माशरे में ही रख सकेंगे। एक ऐसा माशरा जो आमरीत से मंसूब किया जाएगा, वहाँ आज़ादी इजहार जो है वो सबसे पहले जो है वो उसका कत्लेआम होता है आमतौर पर। तो ये बात तो याद रखने की है कि जमहूरियत से बेहतर निज़ाम कम अज़ कम हमारे पास आज तक की तारीख में तो मौजूद नहीं है। जब हम जिक्र करते हैं बादशाहत का या लफ्ज़ मलूकियत जो है, जो सोशल मीडिया पे बहुत गर्दिश कर रहा है आजकल, उसका तो वो कोई निज़ाम नहीं है। हम्म। उसमें अवाम के पास, आपके मेरे पास इंतखाब की कोई गुंजाइश नहीं है। ये एक मुसल्लत करदा, उसे अगर आप निज़ाम कहना चाहें, ये एक मुसल्लत करदा तर्ज हुकूमत है। वो किसी वक्त बेहतर हो सकता है, बिल्कुल ऐसा मुमकिन है। इशारिये बेहतर हो सकते हैं, हमने ऐसी एग्जाम्पल्स दुनिया में देखी हैं कि आमरीत के दौर में मुल्कों ने तरक्की की है। किसी वक्त वो बदतर हो सकता है, इसकी कोई गारंटी ना गामदी साहब दे सकते हैं, ना उमार खान नासिर साहब दे सकते हैं, ना आप दे सकते हैं, ना मैं दे सकता हूँ कि आने वाला शख्स जिसके पास आमरीत होगी, या वो शख्स जो मलूकियत के ज़रिए इक़्तिदार के सिंहासन पर विराजमान होगा, वो उसके दौर में मुल्की अशारिये जो हैं, इकॉनमी के, इंसाफ के, समाजी बराबरी के, बेहतर होंगे या बदतर होते चले जाएंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं दे सकता। गारंटीज देना या तवीलुल मुद्दत किसी चीज़ को देखने के लिए आपको बहरहाल एक निज़ाम पे इन्हिसार करना पड़ेगा। वो निज़ाम आपके पास जमहूरियत है। तो जमहूरियत बदतरीन हालत में भी हो तो मैं इसमें कोई अपने अंदर शको शुबा नहीं पाता कि वो बदतरीन जमहूरियत भी जो है वो किसी एक वक्त, किसी एक गिवन पॉइंट इन टाइम पे बेहतरीन आमरीत से बेहतर होती है। क्योंकि आमरीत का बेहतरीन होना या आमरीत का बदतरीन होना एक शख्स पे डिपेंड करता है। उसका ताल्लुक ना शऊर इज्तमाही से है, ना उसका ताल्लुक किसी निज़ाम से है, ना उसका ताल्लुक किसी बिल्डिंग ब्लॉक से है। तो ये तो बात हमें बिल्कुल इसमें क्लैरिटी होनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। जो अगला सवाल है, मैं मतलब लंबी बात नहीं करूंगा, लेकिन बहरहाल मैं वो छोड़ देता हूँ, जस्ट फूड फॉर थॉट। अगला सवाल ये है कि अगर आमरीत मौजूद है या कहीं शख्सी हुकूमत मौजूद है, या जिसे आप बादशाहत का आपने उन्वान दिया, मैं लिखा हुआ देख रहा हूँ, वो मौजूद है, तो उसके खिलाफ जद्दोजहद का रास्ता क्या होना चाहिए? पहली बात यह कि जद्दोजहद होनी चाहिए, मेरा ख्याल है इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। दुनिया जो है आज वहाँ पहुँच गई है जहाँ उसने बादशाहत को या मलूकियत को मुस्तरद कर दिया है एक निज़ाम के तौर पर, और ये बड़ी सदियों की जद्दोजहद के बाद ही हुआ है। हाँ, उस जद्दोजहद का तरीक़ेकार क्या होना चाहिए उस पर आप और मैं कलाम कर सकते हैं, लेकिन इन दो तर्ज हुकूमत जो है, जो भी जो दो तर्ज हैं, उसके बीच कोई कंपैरिजन ड्रॉ करना तो मेरे ख्याल से बड़ी शदीद नाइंसाफ़ी है। जी। अच्छा, एक और बात मैं अम्मार खान नासिर की तरफ आऊँगा कि आमरीत में हम देखते हैं कि जमहूरियत में तो ये है कि आवाम के पास भी हुकूक हासिल हैं और वो भी जो है अपनी आवाज़ बुलंद कर सकते हैं, अपने हुकूक के लिए आवाज़ बुलंद कर सकते हैं और ख़ुद क्योंकि उनकी शमूलियत होती है तो वो अपने वोट के ज़रिए भी जो है वो हुक्मरानों को तब्दील कर सकते हैं। मगर आमरीत में हम ये देखते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। आमरीत में इंसानी हुकूक की ख़िलाफ़ वर्जी, इंसानी हुकूक की पामाली भी होती है। तो हम कहीं ये मशवरा तो नहीं दे रहे कि जुल्म और बर्बरियत के आगे आप चुप हो जाएं? यानी आपने जो सब्र वाली बात की थी इससे पहले, मेरे जहन में ये आ रही थी कि देखिए सब्र का जो मामला है वो तो ये है ना कि आप सब्र करें और यानी किसी स्ट्रेटजी की वजह से आप सब्र कर रहे हैं ना, ताकि आपको एक दिन आके रिस्पॉन्ड करना है, एक दिन आके वो आप किसी ना किसी तरीके से रिस्पॉन्ड करेंगे। मगर जब आप वो रिस्पॉन्ड करेंगे तो इन दी एंड सियासी इंतशार तो फॉर टाइम बीइंग होगा ही, यानी इसका अल्टीमेट नतीजा ये होगा।
तो क्या सिर्फ और सिर्फ सियासी इंतशार से बचने के लिए आप कभी भी जद्दोजहद ना करें उस आमरीत के खिलाफ? जी, मेरे ख्याल में ये दो बातें हाशिर साहब ने बड़े अच्छे तरीके से वाज़ेह कर दिया कि आइडियल निज़ाम तो दुनिया में पता नहीं कोई होता है नहीं, लेकिन बेहतर निज़ाम इस वक्त जो हमारे सामने वो जमहूरियत है। ये इस पर किसी इसके तज्ज़िये की ज़रूरत नहीं है। और अगर ये कहीं मौजूद नहीं है, उसकी तरफ हमें बढ़ना है, तो उसके लिए जिद्दोजहद करनी पड़ेगी। इस पर जी, भी मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा लेकिन सवाल जो आपने उठाया वो अहम है कि आप जिस पॉइंट पे खड़े हैं, वहाँ से आगे बढ़ने का रास्ता या उसकी जी, स्ट्रैटेजी इस मरहले पे क्या होनी चाहिए? क्या वो कन्फ्रंटेशन की होनी चाहिए या वो कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करके? और ये एक हिकमत अमली की गुफ्तगू है और इसमें हमेशा मुआशरे में इख्तिलाफ़ राय रहता है। मेरे ख़्याल में उसमें बड़ी अहम बात ये है कि जो अहले इल्म व दानिश हैं, तज्ज़िया निगार जी, हैं, उनकी भी आरा और उनका तज्ज़िया या उनकी सोच वो असरअंदाज़ होती है। इसमें असल फ़ैसला कुन चीज़ या मौसर चीज़ वो क़ुव्वतें या वो स्टेक होल्डर्स जो अमलन उस जद्दोजहद में शरीक हैं, बुनियादी तौर पर उनकी अहमियत होती है। तो मिसाल के तौर पर इस वक्त हमारे मुआशरे में एक कशमकश बरपा है। मुख्तलिफ़ क़ुव्वतें, सियासी क़ुव्वतें इस निज़ाम से आगे बढ़ने के लिए, इसमें अपनी हस्ब मंशा तब्दीलियाँ लाने के लिए कोशिश कर रही हैं। जी। अब उनके तज्ज़िये में कि कौन-सी क़ुव्वत क्या स्ट्रैटेजी इख्तियार कर रही है और क्या वो बेहतर, उसमें मेरी राय मुख्तलिफ़ हो सकती है, आपकी मुख्तलिफ़ हो सकती है। लेकिन अमलन वो जो स्टेक होल्डर्स आपस में गुत्थम-गुत्था हैं या आपस में मामला कर रहे हैं, उन्होंने जो भी एक इक़दाम करके आगे बढ़ना है, तो मौसर वो होगा। नज़री गुफ्तगू हम कर सकते हैं, हमेशा ही कर सकते हैं। सर मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि हम अपनी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनका रवैया ये देखते हैं, उनका ट्रैक रिकॉर्ड ये देखते हैं कि मुख्तलिफ़ अदवार में, मुख्तलिफ़ वक्तों में वो खुद कानून की धज्जियाँ बिखेरते हैं, वो खुद जो है वो हमें दिखता है कि वो अपनी जद्दोजहद में कानून का रास्ता इख्तियार नहीं करते। तो फिर ज़ाहिर है कुछ लोगों को ये भी महसूस होता है कि नहीं, शायद इस जमहूरी निज़ाम से ज़्यादा बेहतर हमारा आमरीत का निज़ाम है फिर। देखिए वली साहब, पहली बात तो ये है कि अंग्रेजी का बड़ा पुराना मुहावरा है कि टू रॉन्ग्स डोंट मेक वन राइट। तो अगर कोई एक चीज़ गलती, एक जगह आपको गलती होती नजर आए, तो उसका मतलब ये नहीं कि उस गलती को एक और गलती से आप कुचलने की कोशिश करें। जो जमहूरी माशरे होते हैं या महज़ब माशरे होते हैं, वो बहरहाल कानून और आइन से इबारत होते हैं। कानून की खिलाफ वर्जी होती है, सब लोग करते हैं किसी ना किसी हद तक। हम और आप भी करते हैं। झूठ आप और हम सब किसी ना किसी हद तक बोलते हैं। उसका ये मतलब नहीं है कि झूठ को आईनी दर्जा दे देना चाहिए या झूठ को इंडोर्स कर देना चाहिए। वो आप और हम कभी इंडोर्स नहीं करेंगे, बावजूद इसके कि वो आपकी और मेरी रोज़मर्रा की ज़िंदगियों में शामिल है। इसी तरह कानून की खिलाफ वर्जी जो है, जो लोग भी कर रहे होंगे किसी भी लेवल के ऊपर, जो कानून की खिलाफ वर्जी हो रही होगी, वो इसको इंडोर्स नहीं कर रहे होंगे, उसको छुप के कर रहे होंगे, उससे शर्मिंदा होंगे। अगर कभी सामने आ जाएगी तो उसके दाएं बाएं निकलने की कोशिश कर रहे होंगे। ये नहीं करेंगे कि करेंगे कानून की जो खिलाफ वर्जी हो रही है उसको वो कहें कि इसको आईनी और कानूनी दर्जा दे दिया जाए और इसको आज से ठीक समझा जाए। ऐसी बात करता तो मुझे नहीं लगता कि कोई आपको और हमें नजर आएगा। तो ये तो बड़ी बुनियादी एक असूल की बात है कि कानून की खिलाफ वर्जी कहीं अगर आपको होती नजर आए, तो हुँ। आपने उसको असूल नहीं बना सकते, आप उसे किसी भी सूरत असूल नहीं बना सकते, कहीं पर भी असूल नहीं बना सकते। तो ये तो हम कर ही नहीं सकते। अब एक जमहूरी माशरे के अंदर बहरहाल आपके पास एक मैनिफेस्टो पार्टियों के पास मौजूद है, और जो मुल्क चलाने वाली हुकूमत है उसके पास भी एक दस्तावेज मौजूद है जिसे आप आइन का नाम देते हैं। उस आइन के अंदर कुछ चीज़ें जो हैं, वो बहरहाल जिन्हें हम अनएलिनेटेड राइट्स कहते हैं, वो मौजूद हैं। आपने एक लफ्ज़ कहा था कि आमरीत में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी हो सकती है। तो आमरीत बज़ाते खुद इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है, क्योंकि आज के दिन बुनियादी इंसानी हकूक़ के अंदर, जिसे हम जमहूरियत की जो एक बुनियादी डेफिनेशन आपको याद है, बड़ी पुरानी, हम पढ़ते आए हैं, जी। गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। अगर ये नहीं है तो ये इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी हो रही है। अच्छा, एक और मेरे ज़हन में सवाल ये आ रहा है कि हम बादशाहत के निज़ाम को देखते हैं, आज भी राइज है, मगर हम देखते हैं कि वहाँ पर आवाम जो है बहुत ज़्यादा लेविश लेविश स्टाइल अपना रही है, उनको हुकूक हासिल हैं तमाम तर। जैसे दीगर गल्फ़ कंट्रीज़ में भी कुछ बादशाहत हैं, वहाँ पर तो बहुत ही अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं वो, बनिस्बत उन लोगों के जैसे हम, यानी मैं ये बात कर रहा हूँ कि इट मेक्स इट मोर कन्विंसिंग फॉर पीपल टू एक्सेप्ट इट कि यार
ठीक है यार, इससे बेहतर तो शायद बादशाह थे, क्योंकि वहाँ पे तो देखें ज़्यादा आसाइशें भी फराहम कर रहे हैं, इस्तेहकाम भी है, सब कुछ है। हम यहाँ पर जमहूरियत के चक्कर में इतने ज़्यादा इंतशार और खलफशार का शिकार कर रहे हैं अपने माशरे को। दुनिया आप अगेन मुझे सवाल आप मेरे से कर रहे हैं तो मैं जवाब दूं या अमार साहब से आप पूछना चाह रहे हैं अभी? हाशिर शाह साहब, मैं आपसे ये पूछ रहा था कि देखें आप बादशाहत। आ गई जी, सवाल आ गया मेरे पास। मैं अच्छा। देखिए, दुनिया में 200 के करीब ममालिक हैं। आप गिन लीजिए कि उनमें कितनों में बादशाहत मौजूद है, और जिनमें बादशाहत मौजूद है वहाँ हालात क्या हैं, या कितनों में आमरियत मौजूद है और वहाँ हालात क्या है। फिर आप गिन लीजिए कि जहाँ बादशाहत मौजूद है वहाँ सेरेमोनियल बादशाहत कितने ममालिक मौजूद है, तो आपको पता लग जाएगा। ले दे के अगर आपको चंद ममालिक मिलते हैं जहाँ एक खास वक्त में या एक छोटे से टाइम पीरियड में, जो हम्म। कि शायद हमारे पास इसकी मुद्दत 20 साल, 30 साल, 50 साल भी ना हो, अगर चीजें बेहतर किसी वजह से चल रही हैं, तो आपको उसकी कॉम्प्लेक्सिटीज पे या उसी एक्सेप्शन के जो मॉड्यूल्स हैं उनके ऊपर गौर करना पड़ेगा। वो असूल नहीं बन सकता। 200 ममालिक के अंदर 5 मुल्क जहां पे कुछ निस्बतन बेहतर, मिसाल के तौर पे सऊदी अरेबिया में अभी आपने देखा कि एमपीएस के आने के बाद से कहानी बिल्कुल बदल गई है। पूरी डायनामिक्स चेंज हो गई है। जी। अब क्यों चेंज हो गई? एक शख्स की वजह से डायनामिक्स चेंज हुई है, क्योंकि एक शख्स कंट्रोल कर रहा है। कल को मोहम्मद बिन सलमान की जगह या बिल्कुल एक मुख्तलिफ नजरियात रखने वाला शख्स अगर उस सिंहासन पर बैठ जाएगा, तो आप देखेंगे ये डायनामिक्स फिर चेंज हो जाएंगी। तो इसका मतलब है लॉन्ग टर्म विजन तो कोई मौजूद नहीं है ना, हम्म। कोई पॉलिसी तो मौजूद नहीं है, कोई बिल्डिंग ब्लॉक तो मौजूद नहीं है जिसकी मौजूदगी में लोग कह सकें कि उनकी मर्जी के मुताबिक, उनकी उमंगों के मुताबिक, शऊर इज्तमाही के मुताबिक, ग्लोबल जो वर्ल्ड इस वक्त मौजूद है, ग्लोबल ऑर्डर है, उसके मुताबिक चीजें जो हैं कोई डायरेक्शन ले लेंगी। हम उस डायरेक्शन को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते बादशाहत के अंदर। हम उस डायरेक्शन को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, उसको प्लान नहीं कर सकते, उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, उसके बिल्डिंग ब्लॉक नहीं बना सकते। तो ऐसे सिस्टम को आप उसकी तायीद कर कैसे सकते हैं, ये बड़ा मुश्किल है। हमारा खान नासिर साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जमहूरी निज़ाम के लिए जो जद्दोजहद है, क्या उसके अंदर फितरी तौर पे ये मौजूद है कि वो हर हालत में इंतशार और अदम इस्तेहकाम की वजह बनेगा माशरे में? ये जिद्दोजहद और जो सियासी जिद्दोजहद है उसमें एक एलिमेंट तो शामिल होता है। जो स्टेटस को है, जो इस वक्त हालात कायम हैं, जो पावर स्ट्रक्चर बना हुआ है, उसमें इख्तराब का पैदा होना, उसमें तोड़-फोड़ का होना, उसमें एक हद तक ये तो जमहूरी जिद्दोजहद का हिस्सा है। और दुनिया में कहीं भी चले इनकलाब जहाँ होते हैं वहाँ बहुत बड़े पैमाने पे तोड़-फोड़ होती है, लेकिन जमहूरी तरीके से भी जहाँ भी तब्दीलियाँ आई हैं और जो जबर के सांचे टूटे हैं, तो उसमें एक एलिमेंट शामिल होता है इंतशार का। तो महज़ ये बात कि उससे जो एक सिस्टम बना हुआ है वो डिस्टर्ब होगा और उसमें कुछ इज़्तिराब पैदा होगा, ये इसके लिए काफ़ी नहीं है कि आप उस रास्ते को बिल्कुल यानी उसको नेगेट कर दें। लेकिन ये देखना अहम होता है कि अ इस मरहले पर किस तरह के इक़दाम से किस तरह के उसके नताइज पैदा होंगे और क्या वो अल्टीमेटली इस्तेहकाम पैदा करने में मुआविन होंगे या जितना थोड़ा बहुत है उसको भी तबाह करने का ज़रिया बन जाएँगे। ये तज्ज़िया आपको करना होता है। लेकिन बहरहाल एक तरह के इंतशार और इज़्तिराब और तोड़-फोड़ ये तो स्ट्रगल का हिस्सा है अच्छा मेरे अम्मार ख़्याल साहब, में। ये अब आप ये जो अदम इस्तेहकाम है, आप ये समझते हैं कि क्या कोई ऐसा मरहला हो सकता है प्रैक्टिकली सोसाइटी के अंदर कि जब आप जमहूरियत के लिए जद्दोजहद कर सकें, आमरीत के ख़िलाफ़ जद्दोजहद कर सकें? इज़ देयर एनी पॉइंट कि आप ये समझें कि हाँ, अब किया जा सकता है? नहीं, जिद्दोजहद या यानी इसकी जो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, क्या जद्दोजहद की इजाज़त भी है? क्या जद्दोजहद की जा सकती है मुमकिना तौर पे? आपका ओपिनियन इस हवाले से क्या है, ताकि वाज़ेह हो जाए? नहीं, इस ये तो मेरी ज़ाती ओपिनियन का मसला नहीं है ना। देखिए, आप मिसाल के तौर पर वहाँ पर ना मुल्क की अगर हम बात करें, हमने जितनी भी चलें आइन में लिख कर ही या नज़री तौर पर ही जमहूरियत कबूल की हुई है, वो खुद इजाज़त देती है इसकी। उसके अंदर शामिल है कि इसमें जो बिगाड़ मौजूद है या जो बिगाड़ आ सकता है, उसके खिलाफ जद्दोजहद करना, उसके खिलाफ इक़दाम करना, उसके आगे बढ़ना, ये हक है। तो इस पे तो कोई सवाल उठाना कि इसकी इजाज़त है या नहीं है, ये तो मेरे ख़्याल में कोई सवाल नहीं है। ये तो जो हम जितना कुछ हमने माना हुआ है, उसके अंदर शामिल है। जी। हाँ, उसको उसको इस वक़्त जो जिनके हाथ में क़ुव्वत है या जो उस पर काबिज़ हैं, वो ज़ाहिर है उनका मफ़ाद ये होता है कि किसी न किसी इस्तिदलाल से या किसी न किसी तरीके से उसके रास्ते रोके जाएँ। लेकिन यही तो जिद्दोजहद है
कि आपने आर्गुमेंट से भी और आपने इकदाम से भी और आपने अवामी तायद से अ, आगे बढ़ना है। अब हाशिर साहब, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये जब हम जमहूरियत आमरीत की बात करते हैं और ख़ास तौर पे जब हमें ये रवैया दिखता है, हमें ये दावे दिखते हैं कि आमरीत को काइंड ऑफ जस्टिफाई करने की कोशिश की जा रही है, तो वहाँ पर क्या ऐसा मालूम नहीं होता कि ये तो अगर हम इस्तेहकाम का नाम लेके, यानी इस्तेहकाम को अगर जवाब बनाएंगे, तो वो तो कल फॉर एग्जांपल आज कोई आमिर है तो कल उसे कोई हटाने के लिए आ जाएगा और कहेगा कि नहीं भाई इसकी वजह से इस्तेहकाम अदम इस्तेहकाम हुआ है, तो वो हटा के फिर खुद बैठ जाएगा। और फिर कोई आएगा कोई, यानी फॉर एग्जांपल जमहूरियत वाले भी तो ये कह सकते हैं कि नहीं भाई ये तो अभी इंतशार हो रहा है, तो इसके जेल में तो और ज़्यादा मजीद इंतशार फैलता जाएगा माशरे में। हाशिर साहब। अ, जी जी, वली साहब देखिए, अगर तो आप मज़ाहिब की बुनियाद पर कोई ऐसी राय बनाने की कोशिश कर रहे हैं या मजहबी फ़लसफ़े से निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहाँ से तो आपको नहीं मिलेगी। उसकी वजह ये है कि कोई मजहबी फ़लसफ़ा जो है, या कोई मजहबी कोई भी मज़हब फॉर दैट मैटर, वो कोई सियासी निज़ाम आपको नहीं देता। जी। सियासी निज़ाम बहरहाल इंसानों ने बनाया है, इंसानों ने ही बनाना है और इंसानों ने ही चलाना है। कुछ बुनियादी असूल हैं, उसका पालन हमने करना है। मज़ाहिब के हवाले से कर लीजिए, या बुनियादी अखलाकियात का कोई ढांचा अगर हम्म। आपके पास मौजूद है, उसके हवाले से आप करना चाहें तो वो आप करते रहते हैं। हम्म। दूसरा जो लफ्ज़ बार बार इस्तेमाल हो रहा है, वो है इस्तेहकाम का और इंतशार का। ये बड़ी आर्बिट्रेरी सी टर्म्स हैं, इसका कोई भी मतलब निकाला जा सकता है। इस्तेहकाम का क्या मतलब है? क्या कीमतों में इस्तेहकाम जो है, आप रोज सुनते हैं ना, कीमतों में इस्तेहकाम आ गया कि नहीं, क्या इसे आप इस्तेहकाम का नाम देंगे? क्या अगर अदालतों में जो केस लगे हुए हैं, जो लाखों की तादाद में हैं, वो हज़ारों की तादाद में हो जाएंगे, तो क्या ये इस्तेहकाम होगा? क्या लोगों के मसाइल रोज़ की बुनियाद पर कचहरी में, थाने में और मुख्तलिफ जो इंतज़ामी इदारे हैं वहाँ पे हल हो रहे होंगे, तो क्या ये इस्तेहकाम होगा? लोग सड़कों पे बात नहीं कर रहे होंगे, तो इस्तेहकाम की कोई तारीफ, मुतय्यन तारीफ नहीं है। इसी तरह इंतशार की भी तारीफ जो है, वो आप और मैं मुख्तलिफ तौर पर कर सकते हैं। जो अहले नज़र हैं या अहले दानिश हैं, अमार साहब ने ये लफ्ज़ इस्तेमाल की, ये तरकीब इस्तेमाल की, अगेन वो तरकीब भी आर्बिट्रेरी है कि अहले दानिश कौन है और कौन नहीं है, हम क्या, हमारी औकात क्या। लेकिन जो थोड़ी सी बात ये है कि कुछ बुनियादी असूल जो हैं वो आपको देख लेने चाहिए। जद्दोजहद का लफ्ज़ आपने इस्तेमाल किया, जद्दोजहद कीजिए, ज़बान से जद्दोजहद हो सकती है, जलूसों की सूरत में जद्दोजहद हो सकती है, बाहर निकल के एहतजाज हो सकता है। एहतजाज में कहीं थोड़ी बहुत तकरीब का अंसर आ जाता है, लेकिन आप किसी बेगुनाह की जान, किसी बेगुनाह की माल, या इवन सरकारी अमलाक जो हैं, उनको जब आप उन तकरीब अगर वहां तक आपकी पहुंच जाए जहां लोगों की इज्जत, जान, माल, आबरू, या सरकारी अमलाक जिन्हें हम पब्लिक प्रॉपर्टी कहते हैं, अगर जाकिर नायक साहब ने पब्लिक प्रॉपर्टी का कोई और ही मतलब बना दिया था, लेकिन बहरहाल जो पब्लिक प्रॉपर्टीज हैं, जब वो मुतासिर होना शुरू हो जाएं, तब आपको बहरहाल वहां पे हाथ रोकना पड़ेगा। हाथ किसको रोकना पड़ेगा? आप यहाँ पर बैठे हैं मीडिया पे, आपकी एक जिम्मेदारी है, आप भी आवाज उठाएंगे कि ये चीज गलत है। फिर ये देखना पड़ेगा कि जो लोग आवाज उठा रहे हैं, ये जो लोग एहतजाज कर रहे हैं, अवाम में उनकी मकबूलियत किस हद तक है। मकबूलियत से मेरी मुराद ये कि कल अगर वो वोट लेने निकलेंगे, तो क्या 6 सीटें वो जीत भी सकते हैं, 7 सीटें जीत भी सकते हैं, या सिर्फ वो इंतशार के रास्ते से कहीं से आना चाह रहे हैं। तो ये एक बड़ा कॉम्प्लेक्स एक मैकेनिज्म है, बड़ी कॉम्प्लेक्स साइंस है, जिसको आपको समझना पड़ेगा। कौन इंतशार फैला रहा है और कौन इस्तेहकाम की दुहाई दे रहा है, ये भी समझना बड़ा ज़रूरी है। हमारे जैसे माशरों के अंदर, जो अभी भी बहुत जगह पे, जहाँ पे चीज़ें बड़ी इन्फेंसी में हैं, मैं कहता हूँ बड़ी वो शीर खार हैं, वो अभी घुटनों के बल हमने चलना सीख रहे हैं हम, और दुनिया बहुत आगे निकल गई है। आशिर शाह साहब ने बड़ा अच्छा पॉइंट दिया कि हम ये बड़ी बड़ी स्लिपरी स्लोप है, ये बड़ी लूज टर्म्स हैं, इस्तेहकाम, इंतशार, खलफशार, क्योंकि आदमी तो हमेशा अपने मफाद के लिए काम करता है। अगर शऊर बेदार भी हो जाए, गांधी साहब के ओपिनियन के मुताबिक अगर हम कहें कि पूरा शऊर बेदार भी हो गया, तो वो तो अगर उसकी नफसानी ख्वाहिशात की वो पैरवी करेगा, तो वो तो कहेगा कि नहीं नहीं अभी भी इस्तेहकाम है, अभी भी जमहूरियत नहीं लाई जा सकती यहाँ पर, तो वो तो इन दी एंड कभी भी किसी भी चीज़ को जवाज़ बना के हमेशा जो है वो आमरीत ही रहेगी, जद्दोजहद नहीं होगी। अमार खान साहब, आपसे मैं सवाल पूछ रहा हूँ। नहीं, इसमें ये तो आपने कमेंट किया ना, इसमें मैं तो मैं इससे आपसे एग्री कर रहा सवाल ये हूँ पूछना कि चाह रहा हूँ कि जी, मैं यही पूछना चाह रहा हूँ कि असल में इस्तेहकाम का जवाब बना के तो हमेशा आमिर कहेगा कि नहीं अभी भी इस्तेहकाम के खिलाफ हो जाएगा ये जद्दोजहद का अमल, तो लिहाजा अभी भी जमहूरियत नहीं लेकर आनी चाहिए, आमिर हूँ मैं और आप इसी आमरीत में रहते रहें। ये सही बात है। इस्तेहकाम में एक तो ये बात भी सही है कि उसको डिफाइन करना, अ, ये हर फरीक अपने लिहाज से कर सकता है। और अहम बात यह है कि इस्तेहकाम अ, किस किन शराइत पर हम बात कर रहे हैं कि इस्तेहकाम होना चाहिए, और किस चीज़ का इस्तेहकाम
जो इस वक्त है वो जारी रहना चाहिए। अगर तो इस वक्त कोई ऐसी सूरत हाल है, अदल कायम है, अदल इज्तिमाई कायम है, लोगों के हुकूक उनको मिल रहे हैं, जिम्मेदारियां पूरी हो रही हैं, और इसको कायम रखना ये इस्तेहकाम है, तो ये तो मतलूब है। लेकिन जी। अगर ये चीज़ें नहीं हैं, लेकिन बज़ाहिर एक आपको सुकून सा नज़र आता है, किसी के इक़्तिदार को ख़तरा नहीं है, और ये इस्तेहकाम है, तो ज़ाहिर बात है कि इस तो ये खुलासा ये है कि इस्तेहकाम फ़ी नफ़्सी ही कोई मतलूब अच्छा, चीज़ नहीं इसमें है। एक चीज़ ये कि आमरीत में इस्तेहकाम होगा कैसे? यानी अगर आमिर जो है वो लोगों की राय सुनना शुरू कर देगा, लोगों के ओपिनियन सुनना शुरू कर देगा और उनके ओपिनियंस के मुताबिक जो है वो चेंजेस लाना शुरू कर देगा सोसाइटी में, तो फिर तो वो आमरीत नहीं रहेगी ना। यानी ये तो इस्तेहकाम तो अदम इस्तेहकाम तो उसका पार्ट ही है, इनहेरेंट है उसके अंदर, क्योंकि जिस वक्त उसने लोगों की आमिर ख्वाहिशात के के मुताबिक अमाल करना शुरू कर दिया तो फिर तो बात ही खत्म हो गई, आमरीत ही खत्म हो गई फिर तो वो। आमिर के ये तो बात है ना, आमिर अपने शराइत पर उसको डिफ़ाइन करेगा ना इस्तेहकाम को, और इस्तेहकाम में ये लाज़िमन उसकी शर्त ये होगी कि उसका इक़्तिदार मुतासर ना हो, उसका जो कंट्रोल कायम है ये डिस्टर्ब ना हो, तो उसके इस्तेहकाम की डेफिनेशन में ये चीज़ शामिल होगी। तो इसीलिए इस्तेहकाम को डिफ़ाइन करना और उसके साथ क़ुयूद शामिल करना कि हम किन चीज़ों का इस्तेहकाम चाह रहे हैं और किन शराइत पे चाह रहे हैं, किन क़ुयूद के साथ चाह रहे हैं। तो इसको यानी बिल्कुल लफ्ज़ इस्तेहकाम से हम कोई नतीजा अख़ज़ नहीं कर सकते। अब हाशिर शाह साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जमहूरियत किस तरह से और जमहूरियत की जद्दोजहद यानी आमरीत की मुखालफत में किस तरह से इंतशार और खलफशार को माशरे में ख़त्म कर सकती है? खत्म कर सकती है, अच्छा अच्छा, वो मुझे लगा कि वो आप पूछना चाह रहे थे कि शायद किस तरह शुरू कर सकती है, क्योंकि अभी गुफ्तगू जो है वो उस तरफ चल रही थी। जी, शुरू भी कर सकती है गुफ्तगू तो हमारा आप यही वो मौक़िफ़ सामने आ जाएगा कि जी किस जी, तरह से वो ख़त्म कर कहानी सकती है वहीं इसकी जद्दत। ये कहानी वहीं से शुरू हुई थी ना, कि जमहूरी इंतशार और आमरीत का इस्तेहकाम। तो देखिए, मैं आपके लिए इस्तेहकाम की ना एक बेहतर डेफिनेशन आपके सामने रख देता हूँ। एक मुल्क अगर अपने आप को आईनी मुल्क कहलाता है जी। और वहाँ पर इदारे भी मौजूद हैं, तो जैसे ही इदारे अपनी हदूद को पामाल करना शुरू करेंगे और जैसे ही आईन जो है किसी ना किसी तरह से भी मुअत्तल आपको होता हुआ उसकी कोई शिक भी नजर आएगी, ये अदम इस्तेहकाम है। अगर ये नहीं हो रहा तो इस्तेहकाम है, अगर ये हो रहा है तो इस्तेहकाम, ये इंतशार है। ये आपने, ये बड़ा एक वाजे चीज आप देख लीजिए। दूसरी चीज, आप स्टीफन हॉकिंग का एक बड़ा मशहूर उसकी कोट है, उसने कहा ये दुनिया में देयर इज नो सच थिंग एज 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 समथिंग बीइंग परफेक्ट। परफेक्शनिज्म नाम की कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती। अगर कामलियत होती तो ना हम होते ना हमारा वजूद होता। तो दुनिया तखरीब और तामीर दोनों से इबारत है। हर वक्त ये कुछ ना कुछ चल रहा होता है। तो हल्के हल्का इंतशार भी हर वक्त हो रहा होगा, हल्का हल्का इस्तेहकाम भी हर वक्त हो रहा होगा। कहीं इस्तेहकाम ज्यादा होगा। जो लोग इस्तेहकाम से अपने आप को इबारत कर रहे होंगे, उन्हें जो भी चीज़ मुखालिफ नजर आती जाती नजर आएगी, वो इंतशार बन जाएगी। जो लोग इंतशार के पैरोकार होंगे, उन्हें शायद इस्तेहकाम से कुछ कद होगी। ये मुमकिनात में से है, और ये हर वक्त दुनिया में हो रहा होता है, कहीं कम या कहीं ज्यादा। दो चीजें आप सिर्फ समझ लीजिए। पहली ये कि कोई शख्स अगर आपको ये कहता है कि देयर इज अ बाइनरी रिलेशनशिप, यानी बाइनरी रिलेशनशिप का मतलब ये है कि अगर आप मुझे सपोर्ट करेंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, अगर मेरे खिलाफ जाएंगे तो सब कुछ खराब हो जाएगा, तो समझ लीजिए वो आपको बेवकूफ बना रहा है। बाइनरी रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं करते, खास तौर पे सियासत के मैदान में, और खास तौर पे मुल्की नज्म और नस्क के मैदान में। ये ग्रे एरियाज है, इनको ही समझ लीजिए। दूसरी चीज जो है बड़ी इंपॉर्टेंट, वो होती है इंपेरिकल एविडेंस। आप दूर मत जाइए, आप गल्फ कंट्रीज में मत जाइए, आप बरे सगीर में खड़े हो जाइए। बरे सगीर में दो मुल्क एक साथ आज़ाद होते हैं 1947 में। उसमें से एक तीसरा मुल्क निकल आता है 1971 के अंदर। आज हमारे माशी इशारिये, हमारे इंसानी इशारिये, ह्यूमन डेवलप इंडेक्स इन तीनों ममालिक में सबसे पुअर है। अच्छा, अब ये पुअर हो गया। अब आप बताइए इसकी वजूहात में सबसे अहम वजह क्या आपको नजर आती है? 1970 से तक हमारे इशारिये सबसे बेहतर थे। उसके बाद चले बांग्लादेश अलग होता है, वो खराब, वो हो गई, खराबी पैदा हो गई। लेकिन भारत में और आप और हम में जो आपको एक बुनियादी फर्क नजर आएगा, वो ये कि वहां कभी जमहूरियत मुअत्तल नहीं हुई, एक दिन के लिए मुअत्तल नहीं हुई। पॉलिसीज जो थी, जो मनमोहन सिंह साहब की पॉलिसीज थी, वो बीजेपी ने भी चलाई, वो बाकी लोगों ने भी चलाई, वो अब भी चल रही हैं, उसी तरह चल रही हैं। पॉलिसी ट्रैक आपको मिलता है जमहूरियत के अंदर, आमरीत के अंदर नहीं मिलता। आमरीत के अंदर ये ब्रेक्स लगती हैं, कहानी शुरू होती है, फिर ब्रेक लग जाती है, फिर गाड़ी चलती है, फिर ब्रेक लग जाती है। कोई कोई तसलसल आपको नजर नहीं आएगा। तो 70 साल की गवर्नमेंट नहीं होती आमरीत। आमरीत 5 साल की गवर्नमेंट होती है, 10 साल की गवर्नमेंट होती है।
जमहूरियत 70 साल की गवर्नमेंट होती है, जमहूरियत 100 साल की गवर्नमेंट होती है। तो ये इंपिरिकल एविडेंस इसी खत्ते में आपके सामने है। जमहूरियत के अलावा कोई रास्ता नहीं है। उसमें इंतशार भी होगा, उसमें इमरजेंसी भी लगेगी, उसमें लड़ाई झगड़ा भी होगा। होने दीजिए, जो भी हो रहा है होने दीजिए। बाइनरी कहेंगे कि यार ये जमहूरी इंतशार जो है, इससे तो आमरीत वाला इस्तेहकाम बेहतर है, तो ये बेवकूफ बनाने वाली बात है। ये किसी के एजेंडा को सपोर्ट करने वाली बात है। ये कोई अकल की बात नहीं है। इसे इंडोर्स नहीं किया जा सकता, किसी भी तरह नहीं किया जा सकता। हमार ख़ान नासिर साहब, क्योंकि हम बात कर रहे हैं आवामी और हुक्मरानों के दरमियान ताल्लुकात की, तो ये हदीस जो मैंने पेश की थी कि जाबिर हुक्मरान के सामने कलमा हक बुलंद करना, ये किस वक्त इसका इतलाक़ किया जा सकता है? यानी ये कब होगा कि हाँ ये वो वक्त है कि जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस आप अप्लाई कर सकते हैं? ये वो तो हदीस में ही बात है, सुल्तान जबर कर रहा हो, जाबिर सुल्तान के सामने जब भी सुल्तान जबर कर रहा है तो उसी वक्त कहना है। अगर वो जबर कर नहीं रहा अभी, या जबर करके फारिग हो चुका है और वो वक्त ख़त्म हो गया, तो ज़ाहिर है वो तो वक्त नहीं है। जिस वक्त वो जबर कर रहा हो उस वक्त कलमा हक बुलंद करना, यही उसका मतलब है। एक तो इस हदीस के हवाले से, इसमें एक चीज़ जो हाशिर साहब बात कर रहे थे ना कि इंतशार और ये ऊंच नीच अम्मार हर साहब, वक्त मैं ये माशरे में। पूछना चाह रहा हूँ ना कि वो तो जाहिर सी बात है, जब वो पूछेगा सवाल तो फिर वो इंतशार होगा। जब जाबिर हुक्मरान के सामने वो सवाल पूछेगा, कलमा हक बुलंद करेगा, तो इंतशार तो होगा ना फिर। सुल्तान सुल्तान के नुक्ता नज़र से इंतशार होगा, जी। लेकिन वो इंतशार मतलूब होगा। वो इंतशार मतलूब होगा। मतलूब हो, तो यानी कुछ ऐसा इंतशार की इंतशार वजह है कि जो जी, मतलूब भी है, ठीक है। यानी महज इंतशार की जी, वजह से और आप उसी से कलमा मैं हक ही ना बुलंद करें, तो फिर तो ये तो हमारे मजहबी जो नहीं, नहीं, ज़्यादा है ना। आप देखें, मतलब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने माशरे में जो दावत उठाई, तो बेनी ये तनकीद तो आप पर भी हुई कि आप कबीले की वहादत को पारा पारा कर रहे हैं, आप भाई को भाई से लड़ा रहे हैं आप। लेकिन वो किया गया इसलिए कि शिरक या जो भी उस वक्त जबर या नाइंसाफ़ी थी, उसके तकाबुल में तौहीद का की दावत पेश करना, मुसावात की दावत पेश करना, ये ज़्यादा अहम था। तो उसके लिए इंतशार बर्पा किया गया। मैं उसमें जो नुक्ता शामिल करना चाह रहा था, जी। वो ये था कि देखिए, जमहूरियत में आपको बहुत सी चीज़ों की एक ज़मानत मिल जाती है, लेकिन इसकी ज़मानत नहीं होती कि वो जिन अक़दार पर कायम की गई है, जो वैल्यूज़ बताकर वो निज़ाम मुतारफ़ कराया गया, वो लाज़मन उसके अंदर बरकरार रहें। उसमें भी अक्सरियत की कोशिश होती है कि वो अपनी पसंद को, अपनी तरजीह को मुसल्लत करे। अब बज़ाहिर वो जमहूरियत होगी, अक्सरियती बुनियाद पर फ़ैसले हो रहे होंगे, लेकिन वो कमज़ोर ग्रोहों के ख़िलाफ़, अक़लियतों के ख़िलाफ़ ज़्यादती हो रही होगी। तो कोई भी निज़ाम दुनिया में ऐसा कि जो एक दफ़ा आप उसको चालू कर दें और वो खुदकार तरीके से सारे मसले ठीक करता रहे, ऐसा नहीं। ह्यूमन एजेंसी का किरदार बहुत अहम है। अखलाकी उसूल और दानिश्वर का किरदार और ह्यूमन एजेंसी ये फ़ाल रहेगी, तो वो उस निज़ाम की खराबियों को दुरुस्त करती रहेगी। जी। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ अम्मार ख़ान नासिर साहब का, उन्होंने अपना कीमती वक्त हमारे इस प्रोग्राम के लिए निकाला। हाशिर इरशाद साहब से भी कि वो हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए।